नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले समस्त भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 हमारा पर्यावरण इस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। ये भूगोल का पाठ है। पिछले वीडियोज में हमने इतिहास के कुछ पाठों का अध्ययन किया था और प्राचीन काल में हुए परिवर्तनों के बारे में जानने का एक लघु प्रयास हुआ था। इस पाठ में हम हमारे पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक शामिल है, उसका अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको ऐसी अनेक वस्तुएं दिखाई देगी, जिसमें से कुछ वस्तुएं निर्जीव है, जिसको अजीवीय या अजैविक वस्तुएं भी कहते हैं। अजैविक का मतलब है उनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ऐसी वस्तुओं के रूप में कुछ उदाहरण जल, मिट्टी, हवा, पत्थर, विद्यालय भवन, घर आदि वस्तुएं हो सकती है। ये सभी वस्तुएं निर्जीव या अजैविक कहलाती है। इन्हीं निर्जीव वस्तुओं के बीच में अनेक सजीव पनपते हैं, अर्थात उनमें श्वास होता है। ऐसे अनेक प्रकार के जीव भी इस धरती पर रहते हैं। इन जैविक एवं अजैविक अर्थात निर्जीव और सजीव चीजों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। ये सभी वस्तुएं जो हमें अपने आसपास दिखाई देती है, ये पर्यावरण का भाग है। अब हम विचार कर रहे होंगे कि हमारे आसपास के वातावरण में विद्यमान समस्त चीजें जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है या हमारे चारों ओर हमें दिखाई देती है, इन सभी जैविक और अजैविक वस्तुओं का जो आवरण है वो पर्यावरण है। यदि पर्यावरण की शब्द रचना की दृष्टि से बात करें तो पर्यावरण में दो शब्द है, परि प्लस आवरण। परि संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का, और दूसरा शब्द है आवरण, घेरा या मंडल। अर्थात यदि इसका अर्थ जाने तो अर्थ होगा चारों ओर का आवरण या चारों ओर का घेरा या मंडल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चारों ओर का घेरा जिसमें अनेक सजीव और निर्जीव वस्तुएं मौजूद है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से बात करें तो अंग्रेजी में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहा जाता है, और एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस या आसपास का वातावरण, जिसको अंग्रेजी में हम नेबरहुड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में आसपास के वातावरण के लिए एक शब्द और चलता है, सराउंडिंग, अर्थात आसपास का वातावरण। इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाली जैविक एवं अजैविक वस्तुएं, लोग, स्थान एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं, और ये पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। अर्थात इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं मौजूद है वो हमारे जीवन का आधार है। उसके बिना हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। पर्यावरण से ही हमें पीने के लिए और अन्य दैनिक कार्य करने हेतु पानी मिलता है। श्वसन क्रिया के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है।
और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि भी हमें पर्यावरण उपलब्ध कराता है। हमारे जीवन की सभी आवश्यकता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्रियाकलापों में पर्यावरण का बहुत अधिक योगदान है। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा पर्यावरण संरक्षण एवं पोषण की हितैषी रही है। अपने यहाँ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पर्यावरण में छोटे से छोटे जीव चींटी तक की चिंता करती है, और चींटियों का जो बिल होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम नगरा भी बोलते हैं, उस पर अनाज, घी, गुड़ आदि डालने की परंपरा रहती है। इसके पीछे का जो भाव है वो पर्यावरण संरक्षण है। उसी प्रकार से अपने विशेष अवसरों पर कुछ पेड़ पौधों की पूजा भी होती है। उदाहरण के लिए वट सावित्री के व्रत के अवसर पर बड़ वृक्ष की, दशहरा के दिन शमी वृक्ष खेजड़ी की और निर्जला एकादशी को पीपल की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी पर्यावरण संरक्षण का भाव निहित है। हमारे घरों में जब माताजी उठती है तो सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती है। जब भोजन बनाती है तो सबसे पहले वो कुत्ते के लिए रोटी बनाती है, गाय के लिए रोटी बनाती है। ये भी पर्यावरण संरक्षण या दूसरों की भलाई वाली बात है। अपने राजस्थान में भी लोग पर्यावरण के हितैषी रहे हैं, और एक अद्भुत बात है कि जोधपुर के खेजड़ी गांव में जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने खेजड़ी के पेड़ काटने के आदेश दिया तो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ बचाने हेतु हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, अपना जीवन समाप्त कर दिया था। वो पेड़ों से चिपक करके कट करके मर गए थे या शहीद हो गए थे। इसके पीछे भी जो भाव है वो पर्यावरण संरक्षण का है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत के अंदर एक विशेष परंपरा भी है कि यहाँ प्रकृति प्रदत्त जो वस्तु है उसको देवता या देवी माना जाता है, और देवता और देवी मानने के पीछे भाव ये है कि विभिन्न प्रकार के लोग अपनी इच्छा अनुसार उनको नष्ट नहीं करें, आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग नहीं करें। इसलिए भारतीय संस्कृति में अन्न, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति को देवी देवता मानकर पूजा करने की एक अनूठी या विशेष परंपरा आज भी मौजूद है। और हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनमें भी पेड़ों के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई है। पुराणों में एक श्लोक लिखा हुआ जिसका अर्थ है कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है तथा 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। यानी एक पेड़ की तुलना 10 बेटों से की गई है। इसलिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। प्राचीन भारत में इस प्रकृति को संरक्षित करने हेतु अनेक प्रयास हुए। इस प्रकृति में पर्यावरण में 5 प्रमुख तत्व है। हम वंदना बोलते भी है प्रकृति पंचभूतानी। इन 5 तत्वों में पृथ्वी, आकाश, वायु, जल एवं अग्नि, ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर का निर्माण भी करते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर वापस इन 5 तत्वों में मिल जाता है। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ एवं अधिक दोहन से पर्यावरण प्रदूषित होने लगा है। आज मनुष्य अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, इस कारण से वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। उदाहरण के रूप में खेती की धरती का विस्तार करने के लिए जंगलों को काटता है, अपना आलीशान घर बनाने के लिए धरती के अंदर से विभिन्न प्रकार के मार्बल्स निकालता है, और जो पहाड़ है वहाँ से पत्थर प्राप्त करने के लिए पहाड़ों को काट रहा है। सड़क है, रेल मार्ग है आदि का विकास करने के लिए भी रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों की कटाई की जाती है। इस प्रकार से पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है।
और इसी के कारण आज दुनिया के अंदर बहुत सारे रोग फैल रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और जल प्रदूषण की बात करें तो आपको अद्भुत लगेगा कि ऐसा माना जाता है कि धरती पर पीने योग्य शुद्ध जल की जो मात्रा है वो लगभग 3% ही है। धरती के 71% भाग पर पानी है, लेकिन पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है। ऐसा प्रदूषण के कारण होता है। अब है पर्यावरण के घटक। पीछे हमने पढ़ा या जाना कि इस संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं है, एक जैविक, दूसरी अजैविक। और उनमें से कुछ प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं है, कुछ मनुष्य बनाता है। इसलिए पर्यावरण के 2 घटक हो गए। एक हो गया प्राकृतिक घटक जो मानव निर्मित न होकर के ईश्वर निर्मित है, और दूसरा है मानव निर्मित घटक जिसका निर्माण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय यानी जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियों सम्मिलित होती है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आदि। और मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं हैं, मनुष्य की गतिविधियां हैं और उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की रचनाएं शामिल होती है। पर्यावरण के घटकों के बारे में हमने पीछे बात कर ली। यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसका आप अच्छी तरह से अवलोकन कीजिए। पहले प्राकृतिक घटक है, इसमें पृथ्वी पर जो 4 मंडल मौजूद है वो भी इसमें शामिल होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इन 3 मंडलों के शामिल रूप से बनने वाला चौथा जैव मंडल। फिर मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, जिसमें मनुष्य के घर, सड़कें, पुल, रेल मार्ग, विद्यालय भवन और विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुएं। फिर मानव के रूप में मनुष्य खुद है, उसका परिवार है, उसका समुदाय है, उसका समाज है, और इनकी सामाजिक धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो कुछ संगठनों से भी जुड़ता है। वो भी मानव पर्यावरण का एक भाग है। अब प्राकृतिक घटकों के बारे में हम छोटे रूप में जान लेते हैं। पहला स्थल मंडल है। हम यदि अपने चारों ओर नजर डालेंगे तो हमको जो धरती दिखाई दे रही है ये ही स्थल मंडल है। और पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी अथवा जमीन की ऊपरी कठोर भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। धरती का ये भाग विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिज तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये भाग मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है और इस भाग पर अनेक प्रकार के भूदृश्य, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, नदी, प्रायद्वीप, सागर, महासागर आदि निर्मित होते हैं या आदि पाए जाते हैं। और ये स्थल मंडल ही हमें रहने के लिए भूमि उपलब्ध करवाता है, यानी हमारा जो घर बना हुआ होता है वो स्थल मंडल पर होता है। खेती करने के लिए जो जमीन है वो भी स्थल मंडल से प्राप्त होती है या स्थल मंडल हमें उपलब्ध कराता है। और जितने भी जीव जंतु विचरण करते हैं वो भी स्थल मंडल पर करते हैं। साथ साथ जल मंडल में भी जीव पाए जाते हैं, परंतु स्थल मंडल कुल मिलाकर के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये हमको रहने के लिए और खेती करने के लिए, पशुओं को चराने के लिए जमीन उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ जितने भी खनिज पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं वो भी स्थल मंडल से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका सामाजिक, आर्थिक और अन्य विभिन्न प्रकार की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। अगला है जल मंडल। यहाँ एक मानचित्र देख रहे हैं और मानचित्र के अंदर आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ये जल मंडल है। इस पृथ्वी पर 5 महासागर है, जिसमें प्रशांत महासागर
यहाँ आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर, ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, फिर तीसरा हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है, चौथा अंटार्कटिक महासागर या जिसको दक्षिण महासागर भी कहते हैं, और पांचवा आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से ये 5 बड़े महासागर है। इसके अतिरिक्त इस मानचित्र के अंदर आप नील नदी देख रहे हैं। यहाँ ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6,695 किलोमीटर लंबी है, जिसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं। और इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आप अमेजन नदी देख रहे हैं। ये अमेजन नदी इस संसार में सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी है, यानी सर्वाधिक मात्रा में यदि किसी नदी के अंदर जल है तो वो अमेजन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की झीलों, विभिन्न प्रकार के सागर इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। इसका आप अध्ययन कीजिए। भारत के तीनों ओर 3 समुद्र है, जिसमें यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ रहता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके तीनों ओर समुद्र है। इसके जलमंडल के बारे में अभी हमने अध्ययन किया ही मानचित्र के जरिए। जल के विस्तृत क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर यह पानी है। जलमंडल में बहुत सारे जीव जंतु या जलीय जीव रहते हैं, और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस धरती पर जो पहला जीव उत्पन्न हुआ था वो पानी में ही पैदा हुआ था। आज भी संसार का विशालतम जीव ब्लू व्हेल समुद्र में ही निवास करता है। ब्लू व्हेल का वजन होता है वो 30 हाथियों के वजन के बराबर होता है, और ये पानी में निवास करता है। जलमंडलों का पानी सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर ऊपर जाता है और पुनः वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। इसी जल चक्र के कारण हमको लगातार पानी उपलब्ध होता रहता है। फिर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और ये वायुमंडल हमारे जीवन का आधार है। हम श्वास लेने में जिस वायु का उपयोग करते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं। ये ऑक्सीजन इसी वायुमंडल से मिलती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उदाहरण के रूप में आप खेलते समय कोई गेंद को ऊपर फेंकते हो तो वो थोड़ी देर बाद धरती पर गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती द्वारा एक बल लगाया जाता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऊपर फेंकी गई सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और हम घरों में उजाला करने के लिए बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब में प्रयुक्त आर्गन गैस भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। इसके बाद में आज वायुमंडल में प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई के कारण इस पर्यावरण में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे दुष्परिणाम जो अभी प्रकट हुआ तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि यदि धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो इस धरती पर जितने भी ग्लेशियर है, बर्फ है, वो पिघल जाएगी और धरती जलमग्न हो सकती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलित मात्रा हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे लिए एक घातक समस्या हो सकती है। इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को रोकने के लिए
पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों मिलकर के वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलित मात्रा बनाए रखते हैं। वायुमंडल के अंदर जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उसका यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। सर्वाधिक मात्रा में जो वायुमंडल गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन और तीसरे स्थान पर आर्गन 0.93%। फिर अन्य सभी गैसें 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इस प्रकार की संतुलित मात्रा हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन जब इसके संगठन में या गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है इन गैसों में तो हमारे लिए घातक हो सकता है। फिर है जीवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों के मिलने से जो चौथा मंडल बनता है उसको जीवमंडल कहते हैं, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। वनस्पति जगत और जीव जंतु दोनों मिलकर जीवमंडल या सजीव जगत का निर्माण करते हैं। जीवमंडल में सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु एवं मनुष्य जीवमंडल के भाग है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को ही जीवमंडल कह सकते हैं, जहाँ जीवन पाया जाता है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और इन तीनों के मिलने से बनता है जीवमंडल। और जीवमंडल के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की चित्र यहाँ दी हुई हैं। अब पर्यावरण के बारे में कुछ जानने के बाद में हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा कि इस संसार में 8 ग्रह है और उन 8 ग्रहों में से केवल धरती पर ही जीवन है, शेष पर जीवन संभव नहीं है। और धरती के भी संपूर्ण भाग पर जीवमंडल नहीं पाया जाता। धरती के एक छोटे संकीर्ण क्षेत्र में जीवमंडल का विकास होता है, क्योंकि संपूर्ण धरती पर जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण और परिस्थितियाँ मौजूद नहीं है। यानी जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, रहने के लिए स्थलमंडल चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ये धरती के संपूर्ण भाग पर नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। आपके मन में एक अन्य प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा होगा कि हमारी पृथ्वी की तरह शेष ग्रहों पर जीवमंडल क्यों नहीं है। तो आपको विदित होगा कि शेष ग्रहों पर पृथ्वी की तरह पर्याप्त मात्रा में जीवन जीने हेतु हवा एवं पानी मौजूद नहीं है। पृथ्वी पर ये तत्व मौजूद है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसे हवा, पानी और रहने के लिए स्थल भाग। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के जीवमंडल की 3 खास बातें जो इसे खास बनाती है और इसी कारण इस पर जीवन संभव है। उसमें पहली बात है, पृथ्वी को सूर्य से लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। दूसरा है, पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। धरती के लगभग 71% भाग पर पानी पाया जाता है जो जीवन का आधार है। और पृथ्वी पर तरल, द्रव, ठोस, गैस पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन तीनों प्रकार के पदार्थों का अच्छा समन्वय है इस धरती पर। यानी ये तीनों ही प्रकार के पदार्थ धरती पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इस कारण यहाँ जीवन संभव है। पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों का हमने पीछे अध्ययन कर लिया था। इसमें कुछ वस्तुएं लिखी हुई है जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। सड़क, पुल, कुर्सी, भवन, उद्योग, पार्क, स्मारक आदि इसमें शामिल होते हैं। और मानवीय रूप में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, विभिन्न क्रियाकलाप जैसे आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक आदि इसमें आते हैं। इसके बाद में पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपने आवास, भोजन आदि को बांटते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे समस्त जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, अर्थात वो समस्त सजीवों को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं।
मरे और सड़े गले जानवर पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनके अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनती है और वो खाद पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। और पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जीव जंतुओं द्वारा पेड़ पौधों को प्रदान की जाती है। फिर पारितंत्र के रूप में एक यहाँ तालाब का चित्र दिया हुआ है और इस तालाब के चित्र के द्वारा अपने को ध्यान में आ जाएगा कि पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिसमें कुछ निर्जीव भी हो सकते हैं, कुछ सजीव भी हो सकते हैं, वो मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, सहायता भी करती है। इस प्रकार से एक अच्छे पारितंत्र का निर्माण होता है। तालाब एक सर्वश्रेष्ठ पारितंत्र का उदाहरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, तालाब की मिट्टी, तालाब का जल, ये सभी एक दूसरे के मददगार होते हैं। उदाहरण के रूप में जो जीव जंतु है वो तालाब का पानी पीते हैं और वहाँ विकसित होने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो सजीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और बदले में जंतु अपने अपशिष्ट पदार्थों से पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए खनिज, नमन, खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे गैसों के आदान प्रदान के लिए भी एक दूसरे की सहायता करते हैं, अर्थात जीवन साहचर्य, सहजीवन भी कह सकते हैं। इस प्रकार का एक दूसरे की सहायता करने का एक अद्भुत गुण पारितंत्र के अंदर होता है। इसके बाद में अभी हमने पारितंत्र की बात की, लेकिन ये पारितंत्र सभी स्थानों का एक जैसा नहीं होता। जैसे हम अपने बाड़मेर, जैसलमेर की बात करें तो यहाँ जो पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे खेजड़ी है, केर है, कुमट है, बबूल है, वो दक्षिण भारत में नहीं पाए जाते और दक्षिण भारत के अंदर उगने वाले नारियल, खजूर आदि के पेड़ पौधे अपने बाड़मेर, जैसलमेर में विकसित नहीं हो सकते। अर्थात प्रत्येक पारितंत्र की एक खास या अलग प्रकार की विशेषता होती है और इसके अंदर विकसित होने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु एक जैसे नहीं होकर के अलग प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए अपना जो असम राज्य है वहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। चेरापूंजी नाम का स्थान है, वहाँ विश्व में सर्वाधिक बरसात होती है, लेकिन अपने जैसलमेर में बरसात नहीं होती, बाड़मेर में भी नहीं होती, या होती है तो बहुत कम होती है। उसी प्रकार केरल में नारियल के बागान मिलते हैं, असम में चाय के बागान मिलते हैं, परंतु अपने राजस्थान के थार के रेगिस्तान में कम वर्षा एवं मिट्टी की अनुपयुक्तता के कारण नारियल और चाय के पौधे नहीं उग पाएंगे। उसी प्रकार से जैसलमेर, बाड़मेर में या इस थार के रेगिस्तान में ऊँट है, वो बड़ी शान से रहता है, क्योंकि ऊँट के शरीर के अंदर वो सभी गुण पाए जाते हैं जो इस रेगिस्तान की जलवायु को सहन कर सके। अर्थात उसके गद्देदार पैर इस मिट्टी में धंसते नहीं हैं, वो तेज गति से इस रेतीली धरती पर चल सकता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसी प्रकार से जो ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ भालू आदि जानवर पाए जाते हैं, उनमें कठोर सर्दी सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि उनकी शरीर की जो चमड़ी होती है उस पर चर्बी की मोटी परत पाई जाती है और उसमें वसा की बहुत अधिक मात्रा होती है और वो चर्बी और वसा की मात्रा उसको सर्दी से बचाती है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक पारितंत्र की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है। इसी को सामान्य भाषा में हम अनुकूलन कहते हैं।
अनुकूलन का मतलब है जंतुओं की वे शारीरिक विशेषताएं जो उनको किसी क्षेत्र विशेष में रहने के योग्य बनाती है, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में मछली जल के अंदर जिंदा रह सकती है क्योंकि उसके अंदर वो सभी अनुकूलन पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती है जो उसको जल में जिंदा रहने के योग्य बनाते हैं। लेकिन मनुष्य जल में जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि जल के प्रति उसका अनुकूलन नहीं है। इस प्रकार से ये पारितंत्र है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, ये एक हरियाली क्षेत्र का, जहाँ पर्याप्त मात्रा में हरियाली है, एक वन क्षेत्र का चित्र है। लेकिन इस प्रकार के वन अपने बाड़मेर में नहीं पाए जाते, लेकिन वहाँ पाए जाते हैं। तो ये प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विशेषताओं को इंगित करता है। जो हिमालय क्षेत्र है, उत्तराखंड है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फूलदार पौधे उगते हैं, इसलिए उत्तराखंड के अंदर एक फूलों की घाटी ऐसा स्थान भी है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। अनुकूलन की बात में एक उदाहरण मैं और दे सकता हूँ कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पेंगुइन नाम की एक चिड़िया पाई जाती है जो उस बर्फ के अंदर भी जिंदा रहने की क्षमता रखती है। लेकिन उस चिड़िया को यदि यहाँ अपने बाड़मेर जिले में लाया जाएगा तो मर जाएगी क्योंकि यहाँ की गर्मी उसे सहन नहीं होगी। और यहाँ के पक्षी यदि अंटार्कटिका महाद्वीप में ले जाएंगे तो वहाँ की सर्दी को सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात शरीर की अलग अलग विशेषताएं होती है। अब हमारे पर्यावरण को, जो हमारे जीवन का आधार है, अनेक कारणों से नुकसान हो रहा है। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। जनसंख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर एक वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ जाती है, जो हमारे लिए, यानी ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत की बढ़ जाती है एक साल के अंदर, जो एक चिंतनीय विषय है। और इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान होता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। फिर मनुष्य अपने लालच के लिए पर्यावरण को परिवर्तन कर रहा है। अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सड़कें, रेल पटरियां बनाने हेतु जंगलों के पेड़ पौधे काट रहे हैं। कृषि भूमि का विस्तार करने, फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा खदानें स्थापित करने हेतु भी अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई करने से वन नष्ट हो रहे हैं। और इस कारण से हमारे सामने आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक घातक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसका एक ही निवारण है, हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए और पर्यावरण संरक्षण का काम करें। यदि हमको आवश्यकता है तो ही प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करें। उसका दोहन करने के साथ साथ उनका संरक्षण करने का काम भी करें। अर्थात यदि हमको एक पेड़ काटना है तो उसके स्थान पर 2 पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस पर्यावरण संतुलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार और पर्यावरणविदों के अनुसार लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए, यानी 1/3 भाग धरती का है उस पर वन होने चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। 33% का मतलब है यदि हमारे पास 100 बीघा जमीन है तो उसमें से 33 बीघा जमीन पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब पर्यावरण रक्षा के लिए कुछ प्रयास भी हो रहे हैं। इसमें लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने हेतु प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इन दिवसों के अवसर पर और बाद में भी वृक्षारोपण, स्वच्छता, पर्यावरण चेतना का भाव जगाकर जन सामान्य को भी पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण पहले जैसा हरा भरा हो सके। इस प्रकार से
पर्यावरण के बारे में हमने लघु जानकारी प्राप्त की और पर्यावरण के बारे में कुछ जाना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अभी बरसात का मौसम है, इसलिए अपने आसपास जितनी भी खाली जगह है, अपने घर में भी होगी, कहीं अन्य स्थान पर भी होगी, वहाँ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कर इस धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास करें और इस पर्यावरण संरक्षण का काम करें। ऐसा निवेदन। नमस्कार। भारत माता की जय।